Hello and welcome. I am अरुण कुमार फ्रॉम ब्यूटीफुल माइंड IAS। एथिक्स FAQ सीरीज़ के इस भाग में वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स का जन्म कैसे होता है, एथिक्स को निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर आप इस पे सोचने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में क्लियर कट आंसर नहीं आएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी ब्लैक एंड वाइट आंसर। वो क्यों कि हम एथिकल होते हैं, यानी हमारा स्वभाव में दया है, करुणा है, केयर है, ये सब जो गुण है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन नेचर का, उसका कहाँ से, मतलब वो कैसे आता है? क्या वो सीखा हुआ है या हमारा जन्मजात है? अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि इसमें एक आंसर तो नहीं हो सकता इसका। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि ये इनेट है, यानी बाय बर्थ आता है, हमारे नेचर में है, हमारे जीन में है ये चीज़ ह्यूमन बीइंग के, तो इसके प्रति प्रमाण क्या है? आप ये कहेंगे व्हाट आर द एविडेंसेस। रिसर्च बताती है कि जैसे अब हम कोई रो रहा हो तो भले ही वो हमारा अपना बच्चा नहीं, हमारा अपना इन्फेंट नहीं, किड नहीं है, लेकिन बच्चों के रोने के आवाज़ पे ये जो ह्यूमन का रिएक्शंस है दूसरे की तुलना में कम है, मतलब बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्ड करता है हमारा सिस्टम। तो देखिए, आप इस रिसर्च से क्या समझ रहे हैं कि जैसे कोई इन्फेंट रो रहा है या कोई भी इंसान रो रहा है तो उस पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो तेज़ी से रिएक्ट करता है, अटेंशन देता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है हमारा, वो क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली हम प्रोग्राम्ड हैं उस चीज़ों को नोटिस जल्दी करने का। अदरवाइज़ इंडिफरेंस भी शो कर सकते थे, लेकिन सभी लोग करते हैं। तो ये एक वजह है कि कुछ और देखते हैं कि मोरल इमोशंस, कि कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो जैसे गिल्ट, रिमोर्स, एम्पैथी, जिसके आधार पर हम एथिकल बिहेवियर जन्म लेता है। ये बहुत ही अर्ली स्टेज से ही ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कुछ इशारा करता है कि शायद हमारा प्रोग्रामिंग ही ऐसा है, हमारा नेचर, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है कि हम एथिकल होने के लिए होते हैं। एथिकल हम सीख कर नहीं होते, हमारे जन्मजात कुछ पोटेंशियल होते हैं कि हमको एथिकल बनना ही होता है, वो रियलाइज़ होता है बाद में जाके। और तीसरा चीज़ पूछ सकते हैं तो क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी। देखिए कि कुछ ऐसे बेसिक इमोशंस हैं जो एथिकल इमोशंस का लिया, एथिक्स की बात कर रहे हैं, जो हर एक कल्चर में लगभग से है। जैसे फेयरनेस, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों पर लगभग हर एक कल्चर में ये मौजूद है। तो एंथ्रोपोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो चीज़ क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी दिखाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कल्चर का नहीं, वो एक्चुअली वो नेचर का चीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो नेचर से चल के आया है। और एक बात और कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देख लें कि किसी में अगर सब कुछ सीखा होता है तो सभी में बराबर में मात्रा में चीज़ें होती है, लेकिन कोई ज़्यादा एथिकल होता है, कम एथिकल होता है, मतलब स्वभाव में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो वो भी एक इशारा करता है कि कुछ ना कुछ नेचर का रोल है ना। एंड ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इशारा करता है कि नेचर का ये बहुत बड़ा रोल है, मतलब एथिक होने में। एथिक हमें लगता है कि हम सब कुछ सीखते हैं, एथिकल नहीं, हम स्वभाव से ही एथिकल हैं। एथिकल है मतलब हमारे अंदर उस हायर लेवल के इमोशंस हैं और उसके आधार पर हम एथिकल सोच है हमारी। वी थिंक इन एथिकल वे, वी थिंक वी बिहेव इन एथिकल वे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो हमको आधार देता है एथिकल होने। अब दूसरे भाग में आते हैं। अब दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग ये है कि अच्छा, कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, एथिक्स एक सीखा हुआ बिहेवियर हो सकता है। उसके प्रति अगर आप देखेंगे तो देखें, माता पिता के एथिक्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। जैसा पेरेंटल एथिक्स होता है वैसा
वो एथिक्स सीधे सीधे बच्चों में दिखता है। तो एक तो ये कि लर्निंग जैसा दिखता है, सोशल लर्निंग से आया होगा। दूसरा ये कि अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंटल चेंजेज होते हैं, जैसे जैसे वी ग्रो, देन बिकॉज ऑफ द सोशल नॉर्म्स, religious beliefs, and our own values, the culture give birth to many kind of ethical behavior। तो ये इंडिकेट करता है कि जो रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ या जो जैसे बदलाव आते हैं, तो इन कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर फेसिंग सेवरल एथिकल डायलेमा वी बिकम मोर एथिकली अप्रोप्रिएट। मतलब एथिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में भी हमारा परसेप्शन बन जाता है। तो ये सब सीखा हुआ दिखता है, ये मतलब कि हमें लगता है कि हमने एक्वायर किया है इस चीज़ को। और हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें कि हिस्ट्री में जो बदलाव आया, वही सारे बात, जैसे अपार्थेड था, विमेन राइट को देख लें, ह्यूमन राइट को देख लें, जो पहले नहीं था, बाद में ये सब आया। तो यानी कि इस पर हमारा जो डेलिब्रेशन हुआ एंड उस पर सोचा समझा, हम लोगों ने जाना, उस पर डिस्कोर्स किया, और फिर हम एक सीखा है, आपस में सहमति भी बनाई है कि जैसे LGBT का जो है मतलब राइट है, उसके प्रति है, विमेन राइट को ले ले, उसको प्रति है, जैसे सब सारी चीज़ें को तो हमने इवॉल्व किया धीरे धीरे। ये सब इशारा करता है कि सीखा हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोरल एजुकेशन, क्या जो हम लोगों को मोरल एजुकेशन दे के मोरली अप्रोप्रिएट बना सकते हैं। जितने भी स्कूल में मोरल एजुकेशन होते हैं, तो साफ है कि जिन लोगों को ने मोरल एजुकेशन हुआ है और जिन बच्चों का मोरल एजुकेशन नहीं हुआ है, उनके बिहेवियर में डिफरेंस दिखता है। यानी हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं कि मोरल एजुकेशन का इम्पैक्ट बच्चों के एथिकल बिहेवियर पे होता है। और बाद के समय में जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपका एथिकल ट्रेनिंग वहाँ भी हो रहा है, तो वो इन सब ट्रेनिंग का भी इम्पैक्ट बिहेवियर में होता है। ये सब सारी चीज़ें इशारा करती है कि नहीं, एथिक्स एक्वायर्ड भी है, यानी सीखा हुआ भी है। अब ये ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल है जो नेचर का है, तो वो चीज़ें, जैसे हम टाइगर को एथिकल क्यों नहीं बना सकते, चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, उसे स्नेक को क्यों नहीं एथिकल बना सकते, वो वाइट कर, उसका अपना स्वभाव है। तो ये ह्यूमन बीइंग का एक माना जाता है कि एथिकल नेचर भी है, जिसकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, एंड उसके उपरांत जो बाहरी इन्वायरमेंट में जो मिलता है, क्या कहते हैं उसका, ट्रेनिंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों से वो उभर के आता है। अगर नहीं मिला तो नहीं है। जैसे कि अगर आप का स्वभाव एम्पैथेटिक हो सकता है, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट वैसा मिल जाए तो और ग्रो करेगा। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में रहने लगे जहाँ एम्पैथी की वैल्यू ही नहीं है, लोग बहुत ही क्रूएल हैं और इनसेंसिटिव हैं, तो वो एथिकल जो नेचर है वो उतना ज़्यादा फ्लोरिश नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इनमें दोनों का रोल है, ये आंसर का वो निकलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह के सवाल आते हैं एथिक्स में, तो वो बहुत ही लॉजिकल एविडेंशियल तरीके से अगर आप बोलेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। लिखने का तो आप असर्टिव में भी लिख सकते हैं कि नहीं है ऐसा है, लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। बाइलिंगुअल तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि यू आर जस्ट अटरिंग इन इंग्लिश एंड देन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन व्हाट points you have made. So that is why I am telling you that all these points are supporting some view, but if you critically analyze all these points, you will find that these points indicate that it is not the case of either or. It says that partly this thing, partly this thing, क्योंकि कुछ चीज़ें इधर से दिख रहा है सही है, कुछ चीज़ें इधर से सही है, तो दोनों को अगर मिक्स करके हम आंसर इन्फ्रेंसल वैलिड इन्फ्रेंसेस, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस निकालना हो, तो हम यही कहेंगे कि ऐसा लगता है कि नेचर और नर्चर दोनों का रोल है ना। कि कुछ एक गांव में कहावत है कि लोहे का दोष लोहार का दोष, कुछ लोहे का भी कुछ लोहार, मतलब कि लोहा हुआ नहीं है मटेरियल जो आपका अंदर से, लोहार मतलब जो उसको ठोक पीट करके बना रहा है, यानी कि जो बाहरी इन्वायरमेंट है,
दोनों चीज़ मिलके इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो आशा है, प्रत्याशा है आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे और आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इसी और FAQ पे हमारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने FAQ को। हम कोशिश करेंगे कि हम अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में उसको इंक्लूड करें और आपको एक सही जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।